Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 11 mathematics, and in this series we have started chapter number 4 sequences and series। और आज इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है तो इसीलिए हम बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि सीक्वेंसेस हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, सीरीज़ हम किसको कहते हैं ये तो हमारे पास जो टॉपिक है ये आगे जाके आएगा। ठीक है, अभी हमने फ़िलहाल सीरीज़ को डिस्कस नहीं करना, हमें अभी फ़िलहाल सीक्वेंसेस पे रहना है। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक तक हम जो है सीक्वेंसेस की ही बातें कर रहे होंगे। सीक्वेंस का मतलब हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि कोई भी नंबर की हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है ना, ये कॉमा सेपरेटेड है। और अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सीरीज़ का मतलब ये होता है कि हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, है ना। इनका सम अगर आप कर दें तो 1 + 2 + 3 प्लस हमारे पास ये सपोज कर लेते हैं कि ये 100 तक जा रहा है, तो ये जो सम होगा ना हमारे पास, ये सम सीरीज़ कहलाएगा, है ना। ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, बल्कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सीरीज़ कहलाएगा। ठीक हो गया। तो एक तो हमें मेजर डिफरेंस इन दोनों के अंदर ये दिखता है, सही है। अब इस सीक्वेंस के चैप्टर के अंदर या इसकी स्टार्टिंग के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़नी है उसको ज़रा हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, है ना। यहाँ पे एक डेफिनेट रूल होगा, उस रूल की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। जैसे हम सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास रूल ये है कि ये सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रही है और कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में 1 का गैप है। मतलब ये जो टर्म्स है हमारे पास, इनके दरमियान 1 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है इनके दरमियान भी 1 का डिफरेंस है, इन टर्म्स के दरमियान 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो, ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए हुए हैं, कि 4 के बाद वाली जो टर्म है वो मेरे पास क्या होगी, है ना, वो हमारे पास 5 आ जाएगा उसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, इस 4 के अंदर 1 को मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हमें जो है वो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो ये डेफिनेट रूल बना हुआ है। ये रूल सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए है फ़िलहाल। अगर हम जो है सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स डिफाइन कर दें तो सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स हम जानते हैं 0 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ कि हम सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं तो 0 को फ़िलहाल हटा देते हैं। 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना। तो हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है। ठीक है, सीक्वेंसेस के लिए फर्स्ट टर्म का पता होना बहुत कंपलसरी है ना, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है हमारे पास। और दूसरी क्या चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, हमें दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आने वाली है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दो के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। सही हो गया। अब ये तो हमारे पास जिस तरह की सीक्वेंस है उसके अंदर डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर मैं इस तरह की कोई टर्म लिख दूं, ठीक है, 2 4, और मैं 4 के बाद 6 नहीं लिख रहा, मैं 4 के बाद जो है यहाँ पे हम 8 कर देते हैं। ठीक है, और 8 के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं फिर 14। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी यूज 22, एंड इस तरीके से हम चल रहे हैं। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो मुझे पता चली कि मेरे पास फर्स्ट टर्म आ रही है 2, लेकिन नेक्स्ट टर्म मेरे पास 4 है। मतलब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। क्या इन दो के दरमियान सेम डिफरेंस आ रहा है, नहीं सर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस सेम नहीं है। देखें यहाँ पे हमारे पास 4 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ डिफरेंस की बात करें तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो ये 8 का डिफरेंस आ गया। तो ऑल्दो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, लेकिन हमें डिफरेंसेस के दरमियान एक पैटर्न दिख रहा है ना भाई। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 6 8, मतलब जो डिफरेंसेस है वो 2 के मल्टीपल बन रहे हैं। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 10 के डिफरेंस से होगा, है ना। तो 22 के बाद जो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 32। सही है। तो यहाँ पर भी ऑल्दो डिफरेंसेस इक्वल नहीं थे, लेकिन हमने थोड़ा इसको देखा, ठीक है, थोड़ा इसे ऑब्जर्व किया
तो हमें एक पैटर्न दिखा इसके डिफरेंसेस के अंदर, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट टर्म को प्रेडिक्ट कर पाए। इसी को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट रूल कहते हैं, है ना। ये डेफिनेट रूल हमें बाजों का जो है वो ढूंढना पड़ेगा, सही है। एटलीस्ट एक्सरसाइज जो आपके पास 4.1 है, उस फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपने ये रूल फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है 4.2, 4.3 एंड 4, ठीक है, उनमें आपको ये डेफिनेट रूल ढूंढने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास कुछ अलग तरह की सीक्वेंसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ जनरल इक्वेशंस जनरल सीक्वेंसेस होगी, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई डेफिनेट रूल होगा। अभी हम जब उस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया होता जाएगा। तो फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि 4.1 पे जल्द से जल्द हम पहुँचे। तो मज़ीद यहाँ पे कह रहा है कि अगर डेफिनेट रूल है तो इस कॉल्ड अ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोग्रेस करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब इसकी टर्म्स के अंदर इजाफा हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यूज़ के अंदर इजाफा हो रहा है। भाई अगर मैं माइनस की साइन लगा देता तो ये डिक्रीज़ हो रही है, अब ये इंक्रीज़ नहीं कर रही, अब ये डिक्रीज़ हो रही है। तो प्रोग्रेशन का मतलब इन वैल्यूज़ के अंदर इंक्रीमेंट नहीं है, इन वैल्यूज़ के अंदर प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि टर्म्स के अंदर प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपना जो है वो बिल्कुल क्लियर रखिएगा। फर्दर हमें कह रहा है कि एंड द इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स, है ना। आपने नोट भी किया होगा, मैं बार बार इन सबको क्या कह रहा हूँ, टर्म्स कह रहा हूँ। और टर्म्स के साथ साथ इसे हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस या टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थी हमारे पास सीक्वेंस की, ठीक है। मजीद थोड़ा इसको गो थ्रू करें तो भाई हमारे पास वी में ऑल्सो डिफाइन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एज फॉलोज, अ फंक्शन ए, ठीक है, एन टू रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आ सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। हमारे पास जो भी ये टर्म्स वगैरह लिखी हुई हैं, ठीक है, मैं इसको दोबारा मैं नीचे अगर मैं लिखूँ 2, ऊपर वाले हम कुछ कर रहे लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि डेफिनेट रूल बनाने में इतना मुश्किल ना हो हमें, है ना। तो ये मैंने इस तरीके से फ़िलहाल टर्म्स लिख दी हमारी, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है 2 वाली, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे कहूँगा A1, ये होगी मेरे पास A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टिल AN, है ना। ये N 4 3 2 1 ये हमें क्या सब स्क्रिप्ट में लिखना है। अच्छा, आप A भी लिख सकते हैं और आप T भी लिख सकते हैं, T1, T2, T3, T4 अप टिल TN, सही है। T का मतलब से तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि इसका मतलब है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड अप टिल टर्म N, ठीक है ना। इसी तरह A1 का मतलब भी हमारे पास क्या है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड टर्म N, सही है। तो यहाँ पे यही आपसे कह रहा है कि ये जो कैपिटल N आ रहा है नेचुरल नंबर्स को डिफाइन कर रहा है। आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर A है तो इसका सबस्क्रिप्ट 1 से स्टार्ट है, T है तो इसका सबस्क्रिप्ट 1 से स्टार्ट है, और ये कहाँ तक जा रहा है भाई, अप टिल N तक जा रहा है, और बीच में कोई गैप नहीं है, 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4, मतलब ये N तक जा रहा है। तो हमें यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर से बेसिकली डिफाइन करने हैं। अब इसमें कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आपने अगर यहाँ पे लिख दिया A और इसके साथ हमने अगर 13 लिख दिया तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा 13th टर्म आपने बतानी है, और वो 13th टर्म आपके पास जो बराबर आएगी इस केस के अंदर वो बराबर आ जाएगी 13 के ही, सॉरी 13 के नहीं, है ना। यहाँ पे देखें तो 2 4 6 8 है ना, तो 2 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ पे 1 है तो 2 1 2, ठीक है, तो 13 होगा तो 2 13 से 26 आ जाएगा, सही। तो ये 26 हमारे पास बेसिकली आ रहा है। तो अब ये 26 हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर को बेसिकली डिफाइन कर रहा है। सर ये तो नेचुरल नंबर को भी डिफाइन कर रहा है। अगर ये रियल को डिफाइन कर रहा है तो ऊपर आपने टर्म्स के अंदर क्यों R की बात नहीं की, रियल नंबर की बात नहीं की, क्योंकि ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके अंदर कोई आपके पास पॉइंट वाला नंबर नहीं होगा, मतलब आपको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि आप A ऑफ 2.3 लेकर आ जाए या 2.5 लेकर आए। 2.5 का मतलब हो गया 2.5। तो क्या कोई 2.5 किस्म की टर्म के बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? ये सेकंड टर्म तो ये रही, थर्ड टर्म ये रही, तो 2.5 किस्म की टर्म कोई होगी क्या? नहीं होगी। इसीलिए हम कभी भी
टर्म्स के अंदर नेचुरल नंबर के अलावा कोई बात नहीं करेंगे, है ना। ये जो सबस्क्रिप्ट है ये हमारे पास नेचुरल नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और जो इन टर्म्स की वैल्यू है इसकी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर बाय चांस लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 2.1, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख दे 4.2, ठीक है, एंड देन आ जाएगा 6.3 कर दें, है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसको चलाएं तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं बल्कि ये क्या बन गए, ये अब रियल नंबर्स बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज आ रही हैं। तो खैर इतना ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की फ़िलहाल नीड नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि ये जो टी है, ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स कहला रहा है और ये भी हमारे पास जो ए में है ये भी टर्म्स ही हैं, सही है। इसके साथ जो सब स्क्रिप्ट है इसको लिखने का तरीका आपने बस यहाँ पे याद रखना है, ठीक हो गया। वेर एन आर एंड सी आर सेट ऑफ नेचुरल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास सीक्वेंसेस, रियल सीक्वेंसेस भी होती हैं और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस भी होती हैं, ठीक है। फॉर एनी एन दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए ऑफ एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी अगर आप स्मॉल एन सेलेक्ट करते हो, ठीक है, उसे पुट करते हो इस तरीके से, तो जो आपको आंसर मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, रियल नंबर में मिलने वाला है। और सी का मतलब क्या है, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस यू आर वर्किंग ऑन। आप कौन से सीक्वेंस के ऊपर वर्क कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। तो भाई अब फर्दर ज़रा हम नीचे यहाँ पे फ़ौरन आ जाते हैं और इससे जो एग्जांपल्स वगैरह हैं इनके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं जिसपे कुछ सीक्वेंसेस लिखी हुई है। जैसे फर्स्ट सीक्वेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 4 हम जानते हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 कहलाएगी। दोबारा इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 1 मेरे पास A1 होगा, 2 मेरे पास A2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हमारा A3 बन जाएगा, 4 जो है वो A4 हो जाएगा और ये आगे चलती जा रही है, सही है। तो इसका देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, एक जनरल फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है कि भाई हमें पूरी की पूरी सीक्वेंस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका एक फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। उस फॉर्मूला में जिसको जो टर्म चाहिए वो आके सिंपल अपना नंबर पुट करे, उसे वो टर्म मिल जाए। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला इसके लिए क्या डिफाइन किया इन्होंने, a बेस n इज इक्वल्स टू n। तो भाई यहाँ पे मतलब इसका समझिएगा, हमें कह रहे हैं कि n की जगह आप कोई भी नंबर पुट करें और n की जगह मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि n क्या होना चाहिए, n जो है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल के अलावा कोई नंबर यहाँ पे पुट नहीं कर सकते और नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से लेके अप टिल इन्फिनिटी जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे A2 पुट करें तो क्या ख्याल है, यहाँ पर भी n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मेरे पास A2 2 के बराबर है कि नहीं, ये रहा हमारे पास, है ना। ये A2 हमारे किसके बराबर है, 2 के बराबर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे A4 पुट करें तो n की जगह भी 4 आ जाएगा कि नहीं, मतलब हमारे पास फोर्थ टर्म जो है वो 4 के बराबर है, ये रहा। सर ये तो बहुत ईजी चीज़ थी, है ना। सेकंड वाले में ज़रा ये काम करके बताएं, है ना। सेकंड वाला थोड़ा जनरल नहीं है। सेकंड वाले में हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो है 5 9 11 नहीं 13 है, ठीक है, तो 13 लिख देते हैं भाई। अब देखो चौथी टर्म यहाँ पे हमें नहीं दी हुई, अब वो चौथी टर्म हम इस फॉर्मूला से बताएंगे कि चौथी टर्म होगी क्या, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख देते कि ये A1 है, मतलब फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। और इसका देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने, a बेस n इक्वल्स टू 4 टाइम्स n प्लस 1, सही है। ये 4 और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बेस के अंदर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखने से भी पता लग रहा होगा, है ना, ये बेस के अंदर नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर हम n की जगह 2 लिख दें तो ये A2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास होगा 4 2 8, 8 प्लस 1 और 8 प्लस 1 क्या होगा भाई, 9 होगा। मतलब हमारे पास A2 जो है वो किसके बराबर है, 9 के। सर यही तो लिखा हुआ था ऊपर भी, A2 9 के बराबर है। अच्छा A3 का करके बताएं, क्या ये 13 बन रहा है, तो भाई A3 का मतलब ये है कि इस n की जगह 3 लिख दें,
तो n की जगह जब 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय n है, ये भी 3 हो जाएगा, फिर +1 और 4 3 होगा 12, 12 + 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 13। सही है। अब देखिए इस फॉर्मूला को बनाने का फ़ायदा हमारे पास क्या हुआ, ये तो फॉर्मूला इन्होंने खुद दे दिया है, नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम ये खुद फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसका फ़ायदा हमें क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप नेक्स्ट टर्म जो कि हमें नहीं गिवन, सही है, उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4th टर्म आपको नहीं दी हुई, तो मुझे पता है 4th टर्म में कैसे निकालूँ, कैसे फाइंड करूँगा। तो 4th टर्म के लिए मुझे सिंपल यहाँ पे a और n की जगह 4 लिख देना है, ये हो जाएगा 4 × 4 और +1। सही है। तो 4 4 16, 16 + 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 17। सही है। तो यहाँ तक बात मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रही होगी। अच्छा सर, यहाँ पे जब हमने इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया तो 5 और 9 के दरमियान हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का डिफरेंस है, 9 और 13 में भी 4 का डिफरेंस है, तो 13 और जो नेक्स्ट टर्म है उसके दरमियान भी 4 का डिफरेंस होगा। तो ये तो हमने बगैर फार्मूला के ही बता दी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। सही है। ये तो काम हमने आसानी से कर लिया, आपने ऑल तो ये काम बड़ी आसानी से कर लिया होगा, लेकिन ये तो हमने जस्ट A4 यानी कि 4th टर्म के बारे में पूछा है। अब ज़रा मुझे बताएं, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई यहाँ पे 20th टर्म क्या होगी, तो क्या आप इसी तरीके से शुरुआत से लेके चलेंगे, हर टर्म के बाद 4 4 ऐड करते जाएंगे? नहीं ना, आपको मतलब है कि जनरल फार्मूला चाहिए जहाँ पे क्या करें, आप ये 20 को पुट कर दें, है ना। तो an था, n की जगह 20 रखा, तो यहाँ पे 4 × 20 + 1 हो जाएगा, 4 20 80, 80 + 1 81। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास 20वीं टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 81 होगी। और हमें ये सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, हमें सिंपल ये फार्मूला पता था, हमने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दी, हमारा काम आसान हो गया, है ना। अब किसी को अगर शक हो कि ये 81 ही आ रहा है, ठीक है, तो कैसे आ रहा है, तो ये काम कर सकता है कि 13 के बाद 17 तक तो हमने निकाल लिया है, 17 में 4 प्लस करें, फिर नेक्स्ट टर्म में 4 ऐड करते जाए, इसी तरह 20वीं टर्म तक ऐड करें और देख ले 20वीं टर्म क्या 81 आ रही है या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ये बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वाली है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, -1 1 -1 1 और फिर फर्दर इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इस टर्म को देखिए हमने किस तरीके से डिफाइन किया, हमने कह दिया an = -1 की पावर n। अब इस n की जगह हम कोई भी पावर लिख दें तो हमें वो टर्म मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये फिफ्थ टर्म है ना। चलिए फिफ्थ टर्म के लिए हम निकाल के देखते हैं कि वाकई फिफ्थ टर्म दोबारा -1 आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे a और 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा -1 की पावर 5। और सारे जानते हैं कि भाई किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो तो वो नेगेटिव साइन हटती नहीं है, वो नेगेटिव साइन रह जाती है, मतलब हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या बनेगी, -1 बन जाएगी। तो ये देखिए एक रूल डिफाइन हो गया ना, सही है। अब यहाँ पे अगर सिक्स्थ टर्म देखें तो सिक्स टर्म हमारे पास कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव का 1। तो हम लिखेंगे a6 -1 की पावर 6। हमें मालूम है किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन आ जाए तो माइनस की साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर +1 आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ टर्म आ रही है 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस टर्म के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला डिफाइन हुआ, n/n+1। तो यहाँ पे भी है, जब आप n की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको वो टर्म मिल के आएगी, है ना। थोड़ी सी जगह अगर हम यहाँ पे बना दें, ठीक है, तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। मैं सबको यहाँ पे फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ भाई, ताकि हमें थोड़ा सुकून मिले यहाँ पर। हाँ जी, a lot of सुकून has been created. So now what we will do, हमारे पास फॉर्मूला है an n/n+1। अब यहाँ पे n की जगह अगर स्टूडेंट्स देखें मैं 1 रखता हूँ तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल के आएगी 1/2, है ना। 1 रखेंगे यहाँ पर भी और इस n की जगह भी 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने n की जगह 1 को ही सपोज किया। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर हम रखते हैं a और 2 रख देते हैं n की जगह, तो ये होगा 2/2 + 1, मतलब 2/3। तो देख सकते हैं सेकंड टर्म हमारे पास 2/3 ही है, ठीक।
ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को इसकी बेसिक समझ में आई होगी, बेसिक जो तरीक़ेकार है हमारा कि हम यहाँ पे एटलीस्ट काम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है, वो समझ आया होगा। क्योंकि अक्सर जो मैंने नोट किया है ना, वो स्टूडेंट्स इसी चीज़ के लिए कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे ए एन किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये लिखा किस तरीके से है, ठीक है, इससे हमें क्या चीज़ पता लग रही है, या हम एन की जगह जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। तो मैंने वही फील आपको दिलाने की कोशिश की है कि भाई यहाँ पे एन का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, वो सारी चीज़ें मैंने फील करवाने की यहाँ पे ट्राई की है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूँगा। तो अगर कामयाब हुए हैं हम और आपको भी ये बातें क्लियर हुई हैं, तो चलें 4.1 की तरफ हम चलते हैं। तो भाई अब 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब हमारे पास ये है रूल ऑफ फॉर्मेशन। जिस तरह ऊपर आपने देखा था कि आपके पास लिखा हुआ था an = n/n+1, ये रूल ऑफ फॉर्मेशन था, ये एक जनरल फार्मूला था। तो हमें सीक्वेंस गिवन है, इसका हमें जनरल फार्मूला बताना है, भाई क्या होगा, तो उसी को ज़रा सोच के बताएंगे। थोड़ा हम यहाँ पे डेफिनेट रूल देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं नंबर 1 से। बिल्कुल भी टफ काम नहीं है ये, आराम से हंसते खेलते हमसे होगा ये, है ना। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है 2 4 6 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है भाई ये। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है वो 2 आ रही है, सेकेंड टर्म हमारे पास 4 है, थर्ड टर्म है हमारे पास 6। क्या इस 4 को मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 × 2 है ना। फर्स्ट टर्म को हम कह सकते हैं 2 × 1, और सेकंड टर्म को हम क्या कह सकते हैं 2 × 2। अच्छा, मैं बल्कि इस तरीके, चले पहले इसको लिख लेते हैं, फिर ये हो जाएगा 2 × 3। अच्छा, फोर्थ टर्म मुझे बताएंगे क्या होगा, फोर्थ हो जाएगी 2 × 4 हो जाएगी, ऐसा ही है ना। इसी तरह फिफ्थ हमारे पास हो जाएगी 2 × 5 एंड सो ऑन। अब मैं आगे मज़ीद नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं भाई यहाँ पे, थोड़ा काम अब फिलहाल करते हैं हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया दूसरा पेन, ठीक है, और इस 1 को मैं लिख रहा हूँ रेड से, इस 2 को मैं लिख रहा हूँ रेड से, इस 3 को भी मैं रेड से लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। और ये 4 भी मैंने रेड से लिख दिया, 5 भी रेड से लिख दिया। सही हो गया स्टूडेंट्स। अब मुझे बताएं यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ था 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, तो ये इन्हीं तीनों को डिफाइन कर रहा था, है ना। मतलब यहाँ पे हमें रूल पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है ये मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इसका अगर आप जनरल फार्मूला बनाना चाहें कि an = 2, तो देखिए सेम चीज़ क्या यहाँ पे आ रही है, सेम तो ये आ रहा है, 2 सेम है ना। मतलब इस टर्म के अंदर हमारे पास एक जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो सेम रहने वाली है, तो इसको मैंने सेम रख दिया। और ये जो हमारे पास आ रहा है ये एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस आ रही है, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस की जगह मैं सिंपल यहाँ पे n अगर लिख दूँ तो क्या मेरे पास ये जनरल टर्म बन के आ जाएगी, है ना, जनरल रूल ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगा। अब देखें ज़रा प्रूफ करके भी देखते हैं इसको। वैसे तो प्रूफ करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अटैम्प्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि a और यहाँ पे n की जगह अगर हम 3 रख रहे हैं तो क्या मुझे ये थर्ड टर्म 6 मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 2, और n की जगह भी हमें 3 रखना पड़ेगा। तो 2 3 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने जब 3 पुट किया तो हमें थर्ड टर्म मिल गई। अब इसी तरह हमें ये आगे डिफाइन करने की नीड नहीं है, हमारे पास फार्मूला मौजूद है। इस फार्मूला में अगर हमसे कोई कहता है कि फाइंड करके बताओ भाई 200 नंबर पे कौन सी टर्म आ रही होगी, 200th टर्म बता दो यहाँ पे क्या होगी, तो हमें सिंपल क्या करना है, a200 लिखना है इक्वल्स टू 2 × 200 कर देना है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 200 400, मतलब 200 वाली जो टर्म होगी उसमें क्या लिखा हुआ होगा, उसमें 400 लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। तो पॉज करके इसको लिख लें ताकि मैं इसी को रिमूव करके नेक्स्ट वाला जो है वो यहीं पे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सबने लिख लिया होगा, तो इसे रिमूव करते हैं भाई और बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है 1 की पावर 2, 2 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है, एंड सो ऑन। सही है। अब ये तो सबसे ज़्यादा इजी होने वाला है मेरे ख्याल से।
तो हमें ए एन डिफाइन करना था। हमें पावर को फिलहाल अगर ना देखें तो यहाँ पे 1 2 और 3 आ रहा है ना, मतलब ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। अगला नंबर तो 4 होगा, मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, मतलब मैं यहाँ पे सिंपल n लिख सकता हूँ। और ऊपर पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स, पावर मेरे पास आ जाएगी 2। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपको अगर प्रूफ इसका देखा जाए तो a की जगह अगर हम 3 लिख दें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अगर a की जगह हम 8 लिख दें तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये हमारे पास टर्म जो है वो प्रूफ हो रही है कि हाँ वाकई इसी तरीके से बन रही है। थर्ड टर्म की बात करें, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 27, सही है। अच्छा, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये काम तो नो डाउट बड़ा मज़ेदार है ना, हम इस तरीके से टर्म्स वगैरह निकाल लें, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर है ना, हम किस तरीके से इसको काम में लेकर आ सकते हैं हमारे। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, द सम ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेकर, ठीक है, 1 + 2 + 3 + सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी, इन सब का सम मौजूद है, जिसका लिंक यहाँ ऊपर कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है, आई कार्ड में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना, तो एटलीस्ट उस टॉपिक को जाके, उस वीडियो को जाके गो थ्रू लाजमी करें, वो भी आपको फिर समझ आ जाएगी। और किस तरीके से सम ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स निकाला है हमने, ये बराबर आएगा -1/12 के। तो ये किस तरीके से आ गया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वो पसंद आएगी। और फर्दर इसको हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, इसका मीनिंग मैं समझाता जाऊँगा कि ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है। भाई मैथ्स के अंदर जितना काम आप कर रहे हो ना, कुछ भी फजूल नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास काम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे 3, 9 और 27 जो हमारे पास लिखा था, इसकी हमारे पास जनरल फॉर्म क्या बनेगी। तो स्टूडेंट्स, क्या हम इसको 3 को ये कह सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय, नहीं बल्कि वो नहीं बनेगा यार, है ना, ये 3 है, ये 9 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 देखो मिस है यहाँ पे। इसी तरह बाकी जितने आ रहे हैं ना 9 के दरमियान, वो सारे भी मिस हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करें, ये जो हमारे पास 9 है, ये 3 का स्क्वायर कहलाता है, और ये 27 3 का क्यूब कहलाता है। और ये 3 जो लिखा हुआ है, 3 की पावर 1 है कि नहीं, मतलब भाई हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, इसको मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ। 3 था तो 3 की पावर 1 मैंने लिख दिया, ये 9 था तो इसको मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, और ये 27 था तो 3 का क्यूब लिख दिया। अब फर्दर मुझे मालूम है कि नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी, 3 की पावर 4 होगी। डेफिनेट रूल तो यही कहता है ना भाई, 3 जब वैल्यूज हमने डिफाइन कर दी तो चौथी वैल्यू इसी तरीके से आएगी। अब इसके लिए आपको रूल जब पता चल गया तो फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूले में हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट 3 देखे रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, और ऊपर पावर के अंदर हम 1 2 3 4 है तो एक n लगा देंगे। मतलब हमें n की जगह कोई भी वैल्यू रखें तो वही पावर हमारे पास बन जाए, वही वैल्यू, है ना। जैसे अगर आपसे कहता है कि a ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, मतलब ये आएगा 9 के बराबर। इसी तरह अगर आपसे पूछता है a ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, और मुझे नहीं पता 3 की पावर 5 किसके बराबर होती है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 27, और 4 बार मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 81। तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास 729 होना चाहिए, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा, सही। तो खैर अब इसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं पार्ट 4, और थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यार पार्ट 4 के लिए। उम्मीद करता हूँ सब आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, ये भी लिख लिया होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर दें, जगह बना लें यहाँ पर। हाँ जी, अब पार्ट 4 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कह रहा है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 एंड सो ऑन। अब ये भाई मेरे स्टूडेंट को टफ लग रही होगी कि सर ये क्या भला आ गई,
ऊपर 1 1 की सीरीज़ चल रही है, सॉरी 1 1 की सीक्वेंस चल रही है, नीचे जो है वो 2 से स्टार्ट हो गई। तो भाई कोई मसले वाली बात नहीं है। हमें ऊपर देखा, ठीक है, ऊपर तो हमारे पास देखो नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो ऊपर आपने n लिख दिया, और डिनोमिनेटर के अंदर नेचुरल नंबर तो चल रहे हैं लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे। तो भाई 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे, 2 से स्टार्ट हो रहे, तो यहाँ पे n+1 लिख दे, सिंपल है ना। तो ये n+1 का मतलब यही हो जाएगा, ऊपर भी लिखा हुआ है ये मैंने बल्कि। हाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं a4, ठीक है, तो ये वाली टर्म बन के आनी चाहिए। तो ऊपर हो जाएगा n की जगह 4, नीचे हो जाएगा 4+1, मतलब ये आ जाएगा 4/5। तो यही है। फर्दर अगर इसके अंदर कोई आपसे कहता है कि a6, तो ये होगा 6/6 + 1, मतलब ये हो जाएगा 6/7। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो वे अब जल्दी से इसका पार्ट 5 भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 5 पे हमसे कह रहा है 1 -1/3, 1/9, -1/27। तो न्यूमरेटर में तो देखिए 1 -1 1 -1 इस तरीके से चल रहा है ना। तो मैं यहाँ पे an जब डिफाइन करूँगा तो ऊपर क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि -1 की पावर, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पहला पॉजिटिव चाहिए, दूसरा नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे पावर 1 हो तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, है ना। पावर 2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। तो या तो हम यहाँ पे लिखते हैं n+1, तो इससे क्या होगा, जैसे 1 पुट करेंगे तो ये 1+1 मतलब 2, और -1 की पावर 2, ये पॉजिटिव 1 आ जाएगी फॉर द फर्स्ट टर्म, सही है। डिनोमिनेटर की बात करें तो इसमें डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म के तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, है ना, उसमें हमारे पास 1 होगा। लेकिन सेकंड वैल्यू में 3 है, दूसरी में 9 मतलब 3 का स्क्वायर, अभी हमने देखा था 27 मतलब 3 का क्यूब, मतलब ये 3 की पावर्स आ रही हैं। तो पहले वाले में क्या हम कह सकते हैं कि ये जो 1 है ये हमारे पास 3 की पावर 0 होगा। हमें मालूम है किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाए वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 3 तो रखना है लेकिन उसकी पावर हमें 0 बतानी है। तो 0 कैसे बताएं, इसमें n तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो 0 बनाने के लिए हमें मालूम है पहला नेचुरल नंबर 1 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे n-1, और सिमिलरली ऊपर भी अगर -1 ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो ये हमारे पास एक जनरल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस का 1 कर दिया। अब दोनों की पावर सेम आ रही है तो इसको हम लिख सकते हैं -1/3 होल पावर n-1, सही है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे अगर हम लिखते हैं a(3) तो ये देखो 1/9 आना चाहिए, तो ज़रा चेक करें। तो ये हो जाएगा -1/3 होल पावर 3 -1, मतलब माइनस का 1/3 होल पावर 2, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर हो गया। तो ये सारा जो है हमारे पास प्रूफ भी हो रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास जनरल हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6 में स्टूडेंट्स ये और ज़्यादा इजी है हमारे पास, 1 फिर 8 फिर 27 फिर 64। तो देखें इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 1 8 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, और 27 की जगह 3 का क्यूब, सही है। 64 है तो 4 का क्यूब होगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1 2 3 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा n, और ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, है ना। इसके ऊपर भी क्यूब आ जाए तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास an जो है वो n³ के बराबर है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, जिसमें हमने इसकी बेसिक्स वगैरह को भी जो है वो पढ़ने की कोशिश की है, उसे समझा है, ठीक है। फर्दर इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम 4.1 को इंटायरली कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।